वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी साइंस अध्याय 2 में 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ा था, जिसमें हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट की जांच कैसे होती है, प्रोटीन की जांच कैसे होती है, वसा की जांच कैसे होती है। उसी तरह आगे के हम इस वीडियो में देखेंगे कि संतुलित आहार क्या होता है, कुपोषण क्या होता है। इसी तरह आगे भी देखेंगे अतिपोषण क्या होता है और अब वो जन्य रोग क्या होता है। उसके बाद में हम लोग तालिका देखेंगे जो विटामिन और उससे विकार होने वाले और लक्षण क्या क्या चीज़ हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। क्रियाकलाप 3, टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई एक फल लीजिए, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट कर हथेली पर रख लीजिए। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? जब भी आपके घर में कोई फल या सब्जी को काटा या छीला या मसला जाता है, तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण कीजिए। क्या ऐसा करते समय आपको किसी भी ताज़े या फल के सब्जी के बारे में पता चलता है जिससे पानी की मात्रा नहीं होती है? हम देखते हैं कि खाद्य पदार्थों में जल होता है। बिल्कुल सही बात है कि खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इस जल से भी होती है। जो हम लोग खाद्य पदार्थ खाते हैं उससे भी हमारे शरीर में जो है कुछ जल की आपूर्ति होती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को जल के साथ पकाते हैं या पकाते समय उसमें जल भी हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं। ये हम लोग देखते हैं संतुलित आहार, जो बैलेंसिंग डाइट होता है वो क्या होता है। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम लोग खाते हैं उसे आहार कहते हैं। आहार हम लोग किसे कहते हैं? जो हम लोग पूरे दिन में खाते हैं। पूरे दिन में जो हम लोग खाते हैं, संतुलित बैलेंसिंग डाइट जो हम लोग लेते हैं, जो हम लोग डाइट खाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व तथा उचित मात्रा में होनी चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कहने का मतलब है कि एक स्वस्थ शरीर के लिए जो है बैलेंसिंग डाइट भी होनी चाहिए। उसमें हर बैलेंस की मात्रा जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, खनिज वगैरह सारे चीज़ों क्या है कि बैलेंसिंग रूप में होनी चाहिए स्वस्थ शरीर के लिए। कोई भी पोषक तत्व न ज़्यादा हो और न बहुत ही कम हो। बिल्कुल सही बात है कि जो भी डाइट हो क्या हो, एक बैलेंसिंग डाइट हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को क्या कहते हैं? बैलेंसिंग डाइट कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। मतलब जो भी चीज़ें हो पर्याप्त मात्रा में, जितना हमारे बॉडी को ज़रूरत है, जितना हमारा बॉडी को बैलेंसिंग डाइट चाहिए, उतनी अगर हमारे बॉडी को मिल रही है, आहार मिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं, यानी बैलेंसिंग डाइट कहते हैं। जितनी हमारी शरीर की आवश्यकता है उतना पर्याप्त मात्रा में हम हम अपने शरीर को देते हैं, तो वो क्या हुआ? हमारा संतुलित आहार हुआ। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? बिल्कुल सही बात है। हम लोग जिस हिसाब से जो है मेहनत करते हैं, उसी के हिसाब से जो हम लोग को क्या कैलोरी की ज़रूरत होती है, उसी के हिसाब से हम लोग को खान पान की ज़रूरत है। जैसे एक लेबर मजदूर जो हमारे यहाँ दैनिक दिनचर्या में काम करता है, उसकी जो बैलेंसिंग डाइट में उसको जो कैलोरी की ज़्यादा ज़रूरत है। फिर जो एक सर्विस होल्डर आदमी है उसको बैलेंसिंग डाइट कितनी कैलोरी की आवश्यकता है उसका भी अलग होगा। तो ये टोटल चीज़ फिजिकली शारीरिक कार्य पे भी निर्भर करता है। क्या आपने किसी मजदूर को भोजन करते देखा है? वे साधारणतः क्या खाते हैं? मानसिक श्रम तथा शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों के भोजन में क्या प्रमुख अंतर है? वृद्ध व्यक्तियों के भोजन में क्या जरूरी है? बिल्कुल सही बात है। जो शारीरिक कार्य करने वाले लोग हैं, एक मानसिक कार्य करने वाले लोग हैं, एक वृद्ध हैं, एक बच्चे हैं, सबके लिए क्या है? अलग अलग तरह से उनको कैलोरी की ज़रूरत होती है। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, खमीर, उठा भोजन, आटे के बने व्यंजन, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियों तथा इसी प्रकार के अन्य भोजन पदार्थ कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति कम खर्च में भी संतुलित आहार खा सकता है। बिल्कुल सही बात है। ये जितने भी सारी सामग्रियां हैं, भोज्य पदार्थ हैं, ये कम खर्च में भी जो है क्या है? संतुलित आहार के रूप में हो सकती है। आप अपने घर में जो भी खाद्य पदार्थ आप अपने घर में जो भी खाद्य पदार्थ का भोजन करते हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करें। भोजन के व्यंजनों में सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं,
जो भोजन करने के बाद आपको संतुष्टि के साथ स्फूर्ति भी प्रदान करते हैं। कहने का मतलब है कि जब आप भोजन करते हैं जिसमें काफ़ी मात्रा में जो है संतुष्टि भी होती है, और उससे क्या होती है, हमारे शरीर को एक स्फूर्ति भी प्रदान होती है, मजबूती भी प्रदान होती है। शरीर हमारा कैसा होता है, एक स्वस्थ के रूप में होता है। यह भोजन आपके लिए संतुलित आहार होगा। कम खर्च में भी संतुलित आहार युक्त भोजन के लिए अपने अपने क्षेत्र में मिलने वाले अन्न, फल, सब्जी, दूध जैसे खाद्य पदार्थों की सूची तैयार करें तथा अपने मित्रों से चर्चा करें। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, इससे उचित तरीके से पकाना भी चाहिए। कहने मतलब कि भोजन जो है हम ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उचित तरीके से वो क्या है, पका हुआ नहीं है, ताकि इसका पोषक तत्व नष्ट न हो। ज़्यादा पकाने से भी क्या होता है, उसमें जो मौजूद जितने भी पोषक तत्व हैं उनके नष्ट होने की संभावना ज़्यादा होती है। क्या आप जानते हैं कि भोजन पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? बिल्कुल। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। अगर हम छिलका को उतार देते हैं, जैसे आलू हो गया, पोटैटो हो गया, बहुत सारी ऐसे जो हैं वेजिटेबल्स हैं, अगर हम उनके छिलकों को, जैसे खीरा हो गया, अगर हम खाते हैं छिलकों को छिलकर, सेव हो गया, इस तरह के बहुत सारे ऐसे सब्जियां हैं, फल हैं, अगर हम उनके छिलकों को उतार कर खाते हैं तो इससे क्या संभावना होती है, इससे उसमें जो मौजूद विटामिन है वो सब नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों के छिलकों में महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। सब्जियों और फलों में क्या पाए जाते हैं महत्वपूर्ण रूप से, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन होते हैं और क्या होते हैं, खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से भी उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इन सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ कुछ पकाने में पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में, कहने का ये तात्पर्य है कि जब हम भोजन को पकाते हैं तो वो क्या होता है, हमारे शरीर को डाइजेशन के लिए बहुत इजी हो जाता है, लेकिन क्या होता है उसकी में मौजूद पोषक तत्व उसकी भी क्षति होती है, उसकी भी हानि हो जाती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि हो जाती है। यानी वाकई है, भोजन पका रहे हैं उसमें बहुत अधिक जल की मात्रा हम रख दिए, जल का उपयोग किए, लेकिन लास्टली हम लोग क्या कर देते हैं, उसको फेंक देते हैं, जो कि नहीं फेंकना चाहिए, उचित नहीं है। क्योंकि वो जो बचे हुए जो जल हैं वो उसमें क्या होते हैं, प्रोटीन तथा खनिज लवण रहते हैं, जिससे फेंक देने से क्या होगा, वो हमारे लिए जो है बेनिफिशियरी नहीं रहेंगे। पकाने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भोजन पकाने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी जो है हमारा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। विटामिन सी हमारा भोजन पकाते समय नष्ट हो जाता है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रख सकते हैं। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल तथा कच्ची सब्जियों को शामिल करें? बिल्कुल करनी चाहिए। अब हम लोग आइए कुपोषण के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। आप जान चुके हैं कि भोजन में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और क्या होते हैं, विटामिन होते हैं। क्या क्या होते हैं भोजन में, जैसे फैट हो गया, हमारा प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, खनिज लवण हो गया और क्या हो गया, विटामिन हो गया। यदि इनमें से कोई पोषक तत्व तो शरीर को बिल्कुल न मिले या कम मात्रा में मिले तो क्या होगा। चित्र 2.11 में दिखाया गया कि बच्चा सूखा रोग का मरीज है। बच्चा किस रोग का मरीज है, सूखा रोग का, यानी कि उसको क्या हो गया, मरासमस का मरीज है। सूखा रोग को क्या एक अन्य नाम क्या है, मरासमस, यानी जिस बच्चे को मरासमस हो गया यानी कि वो सूखा रोग से ग्रसित है। यह रोग उन बच्चों को होता है जिन्हें संतुलित भोजन नहीं मिलता। यानी अगर बैलेंसिंग डाइट किसी बच्चे को नहीं दिया जाए तो उसमें ये संभावना है, पॉसिबिलिटीज है कि उसमें सूखा रोग यानी मरासमस हो सकता है। कम भोजन मिलने से बच्चों को मरासमक नामक रोग हो जाता है। यानी कि भोजन की अगर कमी हो रही है, अगर भोजन कम मिल रहे हैं, उचित मात्रा में नहीं मिल रहा है, बैलेंसिंग डाइट नहीं दे रहे हैं, तो उससे बच्चों का संभावना है कि उसको क्या हो सकता है, उसको मरासमस रोग की संभावना हो सकती है, यानी सूखा रोग उसको हो सकता है। कम भोजन मिलने पर कौन कौन से पोषक तत्व इस बच्चे को कम मात्रा में मिलते होंगे। कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम मिलती है। बिल्कुल, भोजन में अगर हम लोग कमी करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा शरीर के वृद्धि और विकास के लिए जो होता है वो प्रोटीन नहीं मिल पाएंगे।
जो गिविंग एनर्जी फूड है, जो हमारे शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वो हमें नहीं मिल पाएंगे। यानी कि ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें जो हो गई, एक तो प्रोटीन हो गया, दूसरा हमारा हो गया कार्बोहाइड्रेट। ये दोनों चीज़ें शरीर के विकास के लिए, जो प्रोटीन हो गया और जो एनर्जी हमें प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, वो दोनों चीज़ों क्या हो जाएंगी, वो दोनों चीज़ों की कमी हो जाएंगी, जिससे हमारे बच्चे में क्या हो जाएगा, एक मरासमस नामक बीमारी हो सकती है, जिससे बच्चा काफ़ी कमज़ोर व दुबला पतला हो जाता है। छाती में पसलियों की हड्डियां भी दिखाई देने लगती है। कहने का मतलब उसके शरीर पे गुद्दा ही नहीं रहेगा, वो तो रोग का ही नाम है सूखा रोग, यानी मरासमस रोग हो गया। यदि किसी बच्चे को भोजन में अन्य सभी पोषक तत्व मिले लेकिन केवल प्रोटीन कम हो, केवल क्या कम हो, प्रोटीन कम हो, उसमें वे लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं जो चित्र में 2.2, यहाँ 2.2 आप देख रहे हैं कि क्वाशियोरकर रोग से बच्चे का पेट, हाथ पैर फूला हुआ। अगर किसी को क्वाशियोरकर रोग हो जाते हैं तो बच्चे का क्या होगा, पेट फूल गया, देख रहे हैं कि ये पेट फूला हुआ है, हाथ पैर जो है हाथ भी फूले हुए हैं, जो इस एज में जैसा हाथ का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो हाथ का स्ट्रक्चर नहीं है, पैर भी देख रहे हैं ना फूला हुआ है। तो अगर प्रोटीन की कमी है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी है, तो वो क्या हो रहा है, तो वो बच्चे का पेट फूल गया हुआ है, बच्चे का हाथ पैर फूला हुआ है। और अगर मान लीजिए कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी है, इसका मतलब है कि बच्चे में शारीरिक वृद्धि रुक गई है, बच्चे में एनर्जी की कमी है, जिससे बच्चा सूख गया, बच्चे में क्या हो गया, मरासमस हो गया। अगर दोनों की कमी है तो, लेकिन स्पेशली अगर प्रोटीन की कमी हो तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर रोग हो जाते हैं, जिससे पेट फूल जाता है, हाथ पैर दोनों फूल जाते हैं। जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व पदार्थ नहीं मिलते तब स्थिति में कुपोषण कहते हैं। बिल्कुल अभी जैसे हमने बताया कि कुपोषण, अगर बैलेंसिंग डाइट, संतुलित आहार अगर हम नहीं लेते हैं तो उससे कुपोषण होने की चांसेस बढ़ जाती है। क्या आपने आसपास में कभी ऐसा बच्चों को देखा है जो सूखा रोग से या प्रोटीन की कमी से जूझ रहे हो? बिल्कुल ये आसपास में आप देखिए और इसे लिंक्ड कीजिए कि हाँ सूखा रोग क्या है और प्रोटीन क्या है, प्रोटीन की कमी से होने वाले बच्चे में जो है किस तरह की बीमारी है। यदि देखें हो तो पता लगाकर लिखिए कि ऐसे बच्चों को दिन में क्या क्या और कितना भोजन मिलता है। बच्चे को जैसे सूखा रोग यानी मरासमस से जो पीड़ित बच्चे हैं या प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, कौन से रोग, क्वाशियोरकर रोग से बच्चे पीड़ित हैं, तो उन्होंने दिनचर्या में अपने भोजन को कौन को क्या क्या खाए हैं, कौन कौन से भोजन को लिए हैं, किसके कमी के कारण जो है ये बीमारी हुई है, इस पर आप थोड़ा सा अध्ययन करें। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। अब विटामिन कई प्रकार के होते हैं, इनके कमी से भी भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। विटामिन में भी A B C D E K इस तरह के विटामिन बहुत सारे होते हैं, तो उस विटामिन के कमी के कारण भी अलग अलग रोग होते हैं। विटामिन ए की कमी हो जाती है। कई छोटे बच्चों में विटामिन ए की कमी हो जाती है, जिसके कारण उन्हें रात में दूसरों की तुलना में कम दिखाई देता है। इस रोग को क्या कहते हैं, रतौंधी। विटामिन ए यानी इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, इसकी कमी से क्या कौन सी बीमारी हो सकती है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन ए अगर कमी है, देख रहे हैं कि ए ऐसे लिखा हुआ, अगर उसी को जो है ए को हम लोग र भी बना सकते हैं, ए मतलब र की तरह ही है, तो विटामिन ए की कमी से क्या हो जाएगा, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। तो विटामिन ए की कमी से अगर किसी को कमी हो जाती है, किसी बच्चे में कमी हो जाती है, तो वो क्या होगा, वो रतौंधिक नामक उसको कम दिखाई देगा। उस बच्चे को क्या है कि रात में कम दिखाई देगा। विटामिन ए की बहुत अधिक कमी होने पर बच्चा हमेशा के लिए क्या हो सकता है, अंधा हो सकता है। अगर विटामिन ए की कमी जो है बहुत अधिक मात्रा में है तो उस बच्चा का क्या हो सकता है, वो बच्चा अंधेपन का शिकार हो सकता है। गाजर, पके टमाटर और पके पपीता में आप देख सकते हैं, गाजर में तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसके बाद आप टमाटर देख रहे हैं, टमाटर में भी है, पपीता में भी विटामिन ए पाया जाता है। प्रायः पीले रंग के गुद्देदार फल में विटामिन ए पाया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा मैं कहूँगा कि ये ट्रिक है, जो है पीले रंग के गुद्देदार, गुद्दा से गुद्दा भरा हुआ जो भी फल है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि गाजर देख सकते हैं, गाजर जो सबसे अधिक जो है इसमें कैरोटीन की मात्रा पाई जाती है, जो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। ये हमारे आँखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर विटामिन ए की कमी है तो गाजर उसमें बहुत ही लाभप्रद है। उसके अलावा पका हुआ टमाटर का यूज आप कर सकते हैं,
पका हुआ पपीता का यूज कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि एक बहुत ही अच्छा लॉजिक है कि प्राय पीले रंग के जो भी गुद्देदार आपको फल होंगे उस सब में क्या पाया जाएगा, उस सब में विटामिन ए की मात्रा होगी। अब हम लोग देखेंगे अतिपोषण क्या है। अतिपोषण, जमीला ने सोचा कि हर समय वसायुक्त भोजन से उत्तम भोजन है। एक व्यक्ति था जमीला नाम का, वो क्या सोचता, जो फैट युक्त जो है, जो फैट से भरा हुआ है, जो वसा से भरा हुआ भोजन है वो सर्वाधिक बेहतर भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। यानी तुलना कर रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट को ले लिया और क्या ले लिया, वसा को ले लिया, कि भैया जो वसा है वो सबसे ज़्यादा हम लोग को गिविंग एनर्जी फूड है, वो सबसे अधिक क्या देता है, वो सबसे अधिक हम लोग को ऊर्जा देता है बनस्पत कार्बोहाइड्रेट। अतः उसने तली हुई चीजें, समोसा, पूड़ी पूड़ी एवं मलाई, राबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ भी नहीं खाया। उसने क्या हुआ, फैटी सामान, जो ऑयली सामान जिसमें फैट की मात्रा बहुत अधिक होती है, उसको वो खाना शुरू कर दिया। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निस्संदेह नहीं था। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे शरीर के लिए क्या है, बहुत ही हानिकारक है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बन सकती है। अगर अब फैट बहुत अधिक हम ले रहे हैं तो लाजमी है कि मोटापा क्या होगा, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाएगा। अभावजन्य रोग, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है। अमूमन देखते होंगे कि लोग अपने बच्चों के बारे में कहते हैं मैं तो इसे सब कुछ खिला रहा हूँ, मैं तो इसे सब कुछ दे रहा हूँ, कहीं कुछ कमी नहीं, लेकिन कुछ विशेष पोषक तत्व है जो इसकी कमी उनको नहीं झलक पाती है, वो नहीं पता चल पाता। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहे तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। क्या हो सकता है कि मान लीजिए जिस चीज़ की कमी है, प्रोटीन की कमी है, तो तरह की बीमारियाँ, क्वाशियोरकर नामक हो सकता है, सूखा रोग भी हो सकता है। विटामिन की कड़ी हो, हर विटामिन अलग अलग है, विटामिन ए की कमी हो तो रतौंधी हो सकता है, विटामिन ए बी की कमी हो तो बेरी बेरी रोग, सी कम हो जाता है स्कर्विक हो जाएगा, डी हो जाएगा तो कैल्सीफेरॉल। इस तरह का अलग अलग विटामिन की तरह अलग अलग रोग हो सकते हैं। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग तथा विकृतियां उत्पन्न कर सकती है। अगर पोषक तत्व एक से अधिक हो तो हमारे शरीर में और भी ज़्यादा विकृतियां जो है, रोग उत्पन्न हो सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। अभावजन्य रोग अगर कोई पूछेगा किसे कहते हैं, तो वैसा डिजीज, वैसा रोग जो काफ़ी लंबे समय तक पोषक तत्वों की कमी के कारण, मतलब हम बहुत, ये एक दिन दो दिन की बात नहीं, लंबे समय तक अगर किसी स्पेसिफिक पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो उसके कारण वो स्पेसिफिक बीमारी आपको घेर लेगी। उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभावजन्य रोग। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा, क्या नहीं ले रहा है, पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है, तो उसे रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि में रुकावट, जैसे हमने आपको बताया कि उसकी शारीरिक संरचना क्या हो जाएगी, शारीरिक संरचना धीमा हो जाएगी। चेहरे पे सूजन, तो अगर चेहरा पे सूजन वगैरह हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको प्रोटीन की कमी है। बालों का रंग का उड़ना, बालों का रंग जैसे काला है तो काला से सफ़ेद अगर हो रहा है तो उसमें भी प्रोटीन की ही कमी है। त्वचा का बीमारियाँ और पेचिश वगैरह जो है, ये महत्वपूर्ण बीमारियाँ जो प्रोटीन की कमी से ये हो सकती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से लंबे समय तक अगर अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरीके से अवरुद्ध हो सकती है। मतलब उसमें जो है शारीरिक जो भी बनावट है वो बिल्कुल रुक जाएगी। अब किसकी कमी से, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से। अगर सिर्फ प्रोटीन की कमी है तो उसमें शारीरिक संरचना जो है वो रुकावट रुक जाएगी, चेहरा पे सूजन हो जाएगा, बालों का रंग उड़ जाएगा, त्वचा में बीमारी और पेचिश हो सकती है। लेकिन अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से अगर लंबे समय तक गायब हो तो पूरी तरीके से उसकी वृद्धि क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वो इतना दुर्बल हो जाएगा कि वो चलने में भी असमर्थ होगा, मतलब वो लीन एंड थीन हो जाएगा। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती है। इनमें से कुछ को आगे तालिका 2.4 में जो है दर्शाया गया है। संतुलित आहार लेने से सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। अगर मान लीजिए जो भी डिजीज को अगर हम लोग रोकना है तो बिल्कुल लाजमी है कि आप उसको बैलेंसिंग डाइट की तरह यूज करेंगे।
अब देख सकते हैं विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य भोजन पर नजर डालें तो क्या हम कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थों में विविधता होते हुए भी, मतलब अलग अलग खाद्य पदार्थ होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। ये जो भी हमारे भोजन में जो है आवश्यक पोषक तत्व हम लोग जो उपस्थिति सुनिश्चित करते हैं। अब देखेंगे कि विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग। विटामिन की कमी के कारण क्या जी, कौन कौन से बीमारी, कौन कौन से रोग होते हैं और उसके लक्षण क्या, वही मैंने बताया। विटामिन ए, विटामिन ए हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो विटामिन ए से कौन से रोग हो सकते हैं? रतौंधी, विटामिन ए से रतौंधी हो सकते हैं। ट्रिक है कि विटामिन ए को र की तरह ही लिखते हैं, सिर्फ इसमें ऐसे कर देते हैं। तो विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? रतौंधी होती है। और इसके लक्षण क्या है? ये कमज़ोर दृष्टि हो जाता है, व्यक्ति की नज़र जो होती है क्या होती है? कमज़ोर हो जाती है। उसके बाद अंधेरे रात में कम दिखाई देता है। कभी कभी पूरी तरीके से क्या होता है, वो पूरी तरीके से दिखाई नहीं देता है। तो विटामिन ए की कमी से क्या हो गया? रतौंधी। तो विटामिन ए के जो लक्षण है क्या है? रतौंधी किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसका क्या लक्षण है? उस व्यक्ति को दृष्टि कमजोर हो जाएगी, यानी देखने में वो थोड़ा सा क्या होगा, धुंधला हो जाएगा, कम दिखाई पड़ेगा। रात में भी कम दिखाई पड़ेगा। कभी कभी जब बहुत ज़्यादा हो जाएगी विटामिन ए की कमी, लंबे समय से अगर ग्रसित है वो व्यक्ति, तो उसमें संभावना ये भी रहती है कि उसमें दिखाई नहीं दे, पूरी तरीके से उसको दिखाई ना दे। विटामिन बी किस रोग के कारण होता है? विटामिन बी के कारण कौन से रोग होते हैं? ब से देख सकते हैं विटामिन बी से बेरी बेरी रोग। विटामिन बी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? बेरी रोग होती है। इसके लक्षण क्या है? ये दुर्बल पेशियाँ, जो भी हमारे अंदर पेशियाँ वगैरह वो क्या करती है? वो बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। क्यों कमज़ोर हो जाती है? क्योंकि उसमें ऊर्जा की कमी होने लगती है। नेक्स्ट देखें विटामिन सी, से है, सी से स्कर्वी अम्ल। विटामिन सी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी अम्ल होती है। इसमें क्या, हमारे दांत में जो भी मसूर है उससे क्या निकलता है? खून निकलता है। जो भी हमारे घाव वगैरह शरीर में हो जाते हैं वो भरने में भी काफ़ी अधिक समय लगता है। विटामिन डी से रिकेट्स, जैसे हम लोग कहते हैं ना डियर, हम लोग क्या कहते हैं? डियर। डॉक्टर भी इसको आप कह सकते हैं, लेकिन डॉक्टर थोड़ा सा टफ है तो आप उसको लिख सकते हैं डियर। डी से विटामिन डी, और डी और आर से रिकेट्स, डियर। विटामिन डी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। विटामिन डी से कौन सी बीमारी हो जाती है? रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। यानी इसके लक्षण कौन, अगर किसी व्यक्ति को विटामिन डी जो है हो जा रहा है तो उसके लक्षण कौन कौन से हो जाएंगे? अस्थियों का मुलायम, जो भी हमारे अस्थि हैं वो क्या हो जाएंगे? मुलायम हो जाएंगे और मुड़ जाएंगे, है ना। और विटामिन डी का जो सबसे अच्छा स्रोत है, कहा गया है नेचुरल स्रोत जो है हमारा क्या है? सन है, सूर्य है। कैल्शियम की कमी के कारण क्या हो सकते हैं? अस्थि और दांत क्षय होते हैं। जैसे हमारे हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाती हैं, दांत जो है झड़ने लगते हैं, है ना। उसे वही लक्षण दिया हुआ कि कमजोर अस्थियां तथा दांत का क्षय होने लगता है। आयोडीन जो हम लोग नमक लेते हैं, नमक से कौन सी बीमारी होती है? घेंघा रोग हो जाती है। जिसका मतलब है कि गले की ग्रंथि जो है, हमारा ग्लैंड जो है वो क्या होता है? फूल जाता है। बच्चों में क्या होती है? मानसिक विकलांगता, और वो मेंटली जो है क्या होता है? हैंडीकैप्ड हो जाता है। लौ हो जाए, यानी कि आयरन की कमी से क्या होता है? अल्प रक्तता, मतलब खून की कमी हो जाती है, यानी कमजोरी रक्त की कमी हो जाती है। आगे आप देखेंगे कि दूषित भोजन जो है, अगर हम लोग दूषित भोजन कर रहे हैं तो उससे क्या क्या परेशानियां हो सकती है। हमने देखा है घरों में खाने के सामान, सभी सामान ढक कर रखे जाते हैं। पीने का पानी भी ढक कर रखा था, तथा माता पिता शिक्षक गंदे हाथों से खाने या खाद्य सामग्री को छूने और बाजार की खुली वस्तुओं को खाने से क्या करते हैं? मना करते हैं। क्या आपने विचार किया कि ऐसा क्यों? सब्जी बनाने से पहले धोते हैं, भोजन करने से, रखने से तथा बनाने वाले स्थान की साफ सफाई करते हैं। अगर ऐसा नहीं करे तो क्या होगा? आपने ठेलों पर बिना ढकी मिठाइयाँ और मक्खियाँ बैठी देखी होगी। मक्खियाँ गंदी जगहों पर बैठती हैं, वहाँ से सूक्ष्म जीवों को अपने साथ लाकर खाने के पदार्थों को दूषित कर देती है। सब्जी को ठीक से नहीं धोने पर कीटनाशक के कुछ अंश रह जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर दूषित भोजन हम कर रहे हैं तो हमारे सेहत के लिए क्या होगा? हानिकारक होगा। क्या आपने 2 दिन पहले बना भात, दाल, रोटी, सब्जी आदि खाना पसंद करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, निश्चित है कि नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? यह दुर्गंध देने लगता है, इसमें खटास हो जाती है,
हम कहते हैं कि यह खाने योग्य नहीं है। ऐसा किसके कारण होता है? खमीर के कारण। एक अच्छा क्वेश्चन है कि जो भी खटास हो जाती है, जो भी जो है खटास हो जाती है, खटास हो जाती है, वो किसके कारण होती है? वो खमीर के कारण। वो किसके कारण होती है? खमीर के कारण। खमीर कहने का मतलब है कि उसमें किण्वन हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है? किण्वन हो जाता है। तो हम देखेंगे जो भी भोज्य पदार्थों में जो है खटास अगर हो जा रहा है, इसका मतलब है कि वो क्या है कि खमीर की, ऐसा खमीर के कारण होता है, यानी किण्वन के कारण होता है। परंतु कुछ व्यंजनों को बनाने के लिए किण्वन आवश्यक है, जैसे जलेबी, भटूरा, मालपुआ, इडली, डोसा, पाव रोटी आदि। कुछ ऐसे भी भोज्य पदार्थ हैं जिनको बनाने के लिए खमीर की आवश्यकता होती है। जैसे जलेबी हो गया, उसको बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किण्वन की आवश्यकता होती है। भटूरा भी है, छोला भटूरा भी जो है उसके बनाने के लिए भी किण्वन की आवश्यकता है। मालपुआ, इडली, डोसा, पाव रोटी। कुछ व्यंजनों में अधिक गर्मी के कारण किण्वन तीव्र होते हैं। कुछ ऐसे भी खाद्य सामग्री व्यंजन होते हैं जो बहुत अधिक गर्मी होगा, तो गर्मी होने के कारण किण्वन की गति क्या हो जाएगी? काफ़ी तेज हो जाएगी। इसलिए गर्मी के दिनों में पका भोजन जल्दी खराब हो जाता है। गर्मी के दिनों में क्या होता है? तो कहने का मतलब कि गर्मी के कारण किण्वन की जो बढ़ने की प्रक्रिया होती है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है। बिल्कुल आप ये कॉन्सेप्चुअल है, आप उसको ध्यान रखेंगे कि किण्वन गर्मी के दिनों में किण्वन जो है तेज़ी से बढ़ने लगे, उसकी प्रक्रिया क्या होती है? तीव्र हो जाती है। जिसके कारण क्या होता है कि गर्मी के दिनों में भोजन जो है क्या होते हैं? वो जल्दी खराब हो जाते हैं। फ्रिज एवं अन्य व्यवस्थाओं से इसे कुछ समय तक बचा कर रखा जाता है। अमूमन लाजमी है कि गर्मी से अगर तेज हो रहा है तो ठंडा में रखेंगे तो कहीं ना कहीं किण्वन की प्रक्रिया क्या होगी? थोड़ी धीमी होगी, जिससे खाद्य पदार्थ क्या होगा? थोड़ा सा उसकी जो है खराब होने की, खटास होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। भोजन के दूषित होने का एक और कारण है दूषित जल। भोजन बनाने में यदि दूषित जल का उपयोग किया जाए तो भोजन को दूषित होने का भय रहता है। दूषित जल पीने से अतिसार जैसी बीमारियों का भय रहता है। अब दूषित जल अगर हम लोग पीते हैं तो उससे क्या होता है? अतिसार या टाइफाइड वगैरह होने की संभावना का भय रहता है। इसलिए वर्षा के दिनों में और बाढ़ के समय अत्यधिक सावधानी से भोजन एवं पेय पदार्थ का उपयोग होना चाहिए। अमूमन लाजमी है कि वर्षा के दिन और बाढ़ वगैरह जहाँ हो वहाँ भोजन के दूषित होने की संभावना क्या होती है? ज़्यादा हो जाती है। अवलोकन कीजिए कि वर्षा एवं बाढ़ के दिनों में कुएं, तालाब, नदी, नाले आदि भर जाते हैं और मैदान और खेत व वन जगहों से गंदगी बहकर जल स्रोतों से चली जाती है। कुछ हम लोग नए शब्द के बारे में जानते हैं। पोषक तत्व, जिसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट कहते हैं। प्रोटीन देख रहे हैं, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, वसा को हम लोग फैट कहते हैं। तौंदी को क्या कहते हैं? कलर नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। बेरी बेरी को क्या कहते हैं? बेरी बेरी। स्कर्वी आप देख रहे हैं, रिकेट्स आप देख रहे हैं। घेंगा को क्या ना कहते हैं? ग्लाइटर। यहाँ पे क्या है? ग्वाइटर। घेंगा को क्या कहते हैं? ग्वाइटर। अल्प रक्त यानी खून की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया। ये क्या हो गया हमारा? क्वाशीयोडकर। हमने क्या सीखा? हम लोगों ने जो ये चैप्टर को देखा तो हमने उसमें क्या क्या सीखा? हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम। हमारा जो भोजन है उसमें मुख्य न्यूट्रिएंट्स क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट हो गया, दूसरा क्या हो गया? प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया। इनके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे तथा क्या होते हैं? जल भी होते हैं। इन पोषक तत्वों के अलावा हमारे भोजन में आहारी रेशे और क्या होते हैं? जल भी होते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण के अलावा भी क्या होते हैं हमारे भोजन में? आहारी जो हम लोग खाते हैं वो उसमें रेशे भी होते हैं और जल भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। मुख्य रूप से ऊर्जा हमको कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, जिसको कहते हैं गिविंग एनर्जी फूड। मतलब जो ऊर्जा प्रदान करने वाली भोज्य पदार्थ, फूड। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। अब प्रोटीन तथा खनिज लवण क्या करते हैं? हमारे शरीर के डेवलपमेंट के लिए होते हैं, शरीर के विकास के लिए होते हैं, शरीर के वृद्धि के लिए होते हैं प्रोटीन तथा खनिज लवण। विटामिन हमारे शरीर को क्या करते हैं? वो रोगों से रक्षा करने में सहायता। जिस व्यक्ति का विटामिन जितना बढ़िया बैलेंसिंग रहेगा उसका शरीर कितना होगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी उतनी ही अच्छी होगी। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल की उचित मात्रा में उपस्थित रहना भी जरूरी है।
हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता कमी से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम जो आहार ले रहे हैं, हम जो डाइट ले रहे हैं, अगर किसी पार्टिकुलर एक चीज़ की कमी हो जाए तो उससे होने वाले पार्टिकुलर बीमारी वो हो सकती है, संभावना उसकी बढ़ जाती है। अब ये अभ्यास है जो आप लोग बिल्कुल, मैंने इस चैप्टर को समझा दिया है, बिल्कुल आप लोग अपने से खुद से बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे ध्यान रखिए, आलू में क्या होती है, आलू में मंड होती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे अधिक होती है। घेंगा रोग क्या है, घेंगा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या है, ताजे फल और सब्जियाँ जो है रुक्षांश के मुख्य स्रोत है। भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदे मिला देने पर खाद्य पदार्थों का रंग कैसा होता है। मैंने बताया था मंड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन यानी कार्बन का रंग कैसा होता है, काला। और हाइड्रेट है यानी पानी, पानी का कैसा रंग होता है, नीला होता है। तो यानी कार्बन काला और नीला हो जाएगा। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व क्या है, वसा और कार्बोहाइड्रेट, जैसे अभी हमने ऊपर देखा गिविंग एनर्जी फूड। मिलान कीजिए, विटामिन ए से क्या होते हैं, अभी मैंने विटामिन ए से क्या हो सकता है, इसमें विटामिन ए रतौंधी हमने बताया था कि विटामिन ए किस तरह से लिखा हुआ है, ए रतौंधी, जिसको विटामिन बी से क्या बताया था, बो से बेरी रोग। सी स्कर्वी, सी से क्या हो सकता है, स्कर्वी। डी से क्या बताया था, डी आर रिकेट्स। आयोडीन से घेंगा रोग हो सकते हैं। अब विटामिन ए जो यहाँ दिया है रतौंधी के जगह पे क्या दे दिया, दृष्टिहीनता। उसी तरह आप देख सकते हैं इनमें से सही कथनों को क्या करना है, अंकित कीजिए। सही कथन क्या, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर के पोषण की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ चावल खाने से हमारे शरीर के पोषक तत्व क्या हो सकते हैं, सारी पोषक तत्व पूरा नहीं हो सकते। संतुलित आहार खाकर अभावजनक रोगों की रोकथाम, बिल्कुल सही बात है कि हम लोग अगर बैलेंसिंग डाइट करते हैं तो संभावनाएं कम होती है रोगों की। शरीर के संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थों को होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। शरीर की सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है, नहीं, बिल्कुल गलत है। दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्नलिखित पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। एक तो आपका वसा हो गया, क्या करें, पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होती है, वसा हो गया, पोषक तत्व भी होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट भी देख सकते हैं, अरे उससे भी सबसे ज़्यादा आहारी रेशन है, वसा और मंड ही ठीक है। निम्नलिखित के नाम लिखिए पोषक तत्व जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देते हैं, हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा कौन देता है। ये आप हमने अभी जस्ट पढ़ाया है कि ऊर्जा गिविंग एनर्जी फूड कौन है, वसा प्लस कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो गिविंग एनर्जी फूड हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाले कौन से पोषक तत्व हैं, वसा और कार्बोहाइड्रेट। पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि और सुरक्षा के लिए आवश्यक है, ये कौन सा है, शरीर की वृद्धि के लिए हमने क्या बताया, ये प्रोटीन है और खनिज लवण भी होते हैं हमारे शरीर के सुरक्षा के लिए। यह वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक था, अभी बताया ना कि अच्छी दृष्टि के लिए जो है विटामिन ए यानी रतौंधी, जो अभी हमने ऊपर देखा क्या, उसको दृष्टिहीनता भी कहते हैं। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, कौन से खनिज है, प्रोटीन वगैरह जो अस्थियों के लिए, कैल्शियम हो गया हमारा, अस्थियों के लिए क्या है, कैल्शियम जो है अस्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन से, कुपोषण से आप क्या समझते हैं। ये दोनों क्वेश्चन को आप चर्चा कर सकते हैं, और क्रियाकलाप भी हो तो क्रियाकलाप अगर देखते हैं तो हो सकता है इससे कॉन्सेप्ट आपकी बढ़ेगी। ठीक, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।